पाठ 9 प्रेमचंद। प्रस्तुत पाठ में महान कथाकार प्रेमचंद के जीवन संघर्ष को रेखांकित किया गया है। उन्होंने अपना जीवन अत्यंत गरीबी और अभावों में काटने के बावजूद उन्होंने उर्दू और हिंदी में महान साहित्य की रचना की। गोरी सूरत, घनी काली भौहें, छोटी छोटी आंखें, नुकीली नाक, बड़ी बड़ी और गुच्छी हुई विरल मूंछों वाला ये मुस्कुराता चेहरा किसका है? ये चेहरा प्रेमचंद का है। लगता है अभी हंसने वाले हैं, लगता है अभी जोरों से कह कहे लगाएंगे। वाराणसी उत्तर प्रदेश से 6 किलोमीटर दूर लमही नामक गांव में शनिवार 31 जुलाई 1880 को धनपत राय का जन्म हुआ। माँ बाप ने नाम रखा था धनपत। चाचा लाड़ प्यार में कहा करते थे नवाब। पिता का नाम था अजायब राय, डाक खाने में किरानी थे। इसी से लोग उन्हें मुंशी अजायब लाल कहा करते थे। माता का नाम था आनंदी। अक्सर बीमार रहती। पिता को दवा दारू से फुर्सत नहीं मिलती थी। धनपत 7 वर्ष का ही था कि माँ चल बसी। माँ के बिछोह ने धनपत के बचपन का सारा रस सोख लिया। कुछ वर्ष बाद मुंशी अजायब लाल ने दूसरी शादी की। अभाव तो पहले से ही थे। विमाता का निष्ठुर व्यवहार भी उसमें आ मिला। नई माँ बात बात पर डांटती। उसे धनपत में बुराइयां ही बुराइयां दिखती। यही कारण था कि धनपत घर आंगन से भागकर बाहर खुले मैदान में अमराई में खेतों की तरफ निकल जाता था। साथियों के साथ गुल्ली डंडा खेलता था, पेड़ों पर चढ़ता था, आम की कैरियां चुनता था, मटर की फलियां तोड़ता और हवाई किले बनाता था। धनपत के छात्र जीवन की आप बीती प्रेमचंद की कहानियों, उपन्यासों और आत्मकथाओं में बिखरी पड़ी है। मेरी उम्र 8 साल की थी। अपने चचेरे भाई हलदर के साथ मैं पास के गांव में एक मौलवी साहब के पास पढ़ने जाया करता था। हम दोनों सवेरे बासी रोटियां खा लेते। दोपहर के लिए मटर और जौ का चबेना लेकर चल देते। फिर तो सारा दिन अपना था। मौलवी साहब के यहाँ हाजिरी का कोई रजिस्टर तो था नहीं और न गैर हाजिरी का जुर्माना ही देना पड़ता था। फिर डर किस बात का? कभी कभी हम हफ्तों गैर हाजिर रहते, पर मौलवी साहब से ऐसा बहाना कर देते कि उनकी चढ़ी त्योरियां उतर जाती। पिता का तबादला गोरखपुर हुआ। बच्चे भी साथ गए। गांव के मदरसे से शहर का स्कूल अच्छा था। धनपत की तबीयत पढ़ने में लग गई। गुल्ली डंडे का खेल पीछे छूट गया। किताबें चाटने का चस्का इसी उम्र में लगा। हजारों कहानियां और सैकड़ों छोटे मोटे उपन्यास धनपत ने इसी उम्र में पढ़ डाले। ये साहित्य उर्दू का था। हमारा कहानीकार शायद पैदा हो चुका था। रात को अकेले में ढिबरी की मध्यम रोशनी में उसने गल्प रचना शुरू कर दी थी। 20 पन्ने यूं ही लिख जाना और उन्हें फाड़ डालना, ये सब कितना अच्छा लगता होगा तब धनपत को। उन्हीं दिनों पिता ने शादी करवा दी। निश्चय ही उसमें सौतेली माँ की भी राय रही होगी। जो लड़की धनपत के लिए चुनी गई थी वो धनपत को कभी पसंद नहीं आई। पुत्र के पांवों में अष्ट धातु की बेड़ियां डालकर अजायब लाल ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अपनी इन दिनों की दशा का वर्णन प्रेमचंद ने जीवन सागर में किया है। पांव में जूते न थे, देह पर साबुत कपड़े न थे, महंगाई अलग थी। स्कूल से 3:30 बजे छुट्टी मिलती थी। काशी के क्वींस कॉलेज में पढ़ता था। हेडमास्टर ने फीस माफ कर दी थी। इम्तिहान सिर पर था और मैं बांस फाटक एक लड़के को पढ़ाने जाता था। रात को खाना खाकर कुर्सी पर बैठता और न जाने कब सो जाता, फिर भी हिम्मत बांधे रहता। जैसे तैसे द्वितीय श्रेणी में मैट्रिक पास किया। गणित से बेहद घबराते थे। इंटरमीडिएट में 2 बार फेल हुए। निराश होकर परीक्षा का विचार ही छोड़ दिया। बाद में जब गणित के विकल्प में दूसरा विषय लेना संभव हुआ तभी धनपत राय ने यह परीक्षा पास की। 1919 में बीए भी कर लिया। वो एमए भी करना चाहते थे, कानून भी पढ़ना चाहते थे, लेकिन परीक्षाओं की तरफ से उदास हो गए थे। 10-12 वर्ष तक
यानी 1905 तक धनपत राय ने पहली बीवी के साथ जैसे तैसे निभाया। जब उसके साथ एक दिन भी निभाना मुश्किल हो गया तो शिवरानी देवी नाम की एक बाल विधवा से शादी करके धनपत राय ने समाज के सामने भारी साहस और आत्मबल का परिचय दिया। उन्होंने 1907 में कहानियां लिखनी शुरू की। पहली कहानी संसार का सबसे अनमोल रत्न 1907 में कानपुर के उर्दू मासिक जमाना में प्रकाशित हुई। जमाना उस समय की राष्ट्रीय पत्रिका थी। 1905 से 1920 के दरमियान प्रेमचंद ने बहुत कुछ लिखा। 1928 के बाद वो हिंदी में लिखने लगे। माधुरी के संपादक होने पर उनकी प्रतिभा और योग्यता की बूंद बूंद हिंदी सागर को मिलने लगी। वो अपना निजी पत्र भी निकालना चाहते थे। सन 1921-22 में काशी से निकलने वाली मासिक पत्रिका मर्यादा का संपादन बड़ी कुशलता से किया था। 1920 में उन्होंने सरकारी सेवा से त्याग पत्र दे दिया। 1923 में सरस्वती प्रेस चालू हुई। प्रेमचंद की आजाद तबीयत को नौकरी भाती नहीं थी। वो स्वाधीन रहकर लिखने पढ़ने का धंधा करना चाहते थे, मगर प्रेमचंद अपने प्रेस को वर्षों तक नहीं चला सके। 1930 तक प्रेस की हालत खराब रही। फिर भी वो प्रेमचंद का लहू पी पी कर किसी तरह चलती रही। उसमें जो कुछ कसर थी उसे हंस और जागरण ने पूरा कर दिया। पेट की बीमारियां हमेशा प्रेमचंद के पीछे पड़ी रहीं। पढ़ने लिखने का सारा काम वो रात को करते थे। तंदुरुस्ती बीच बीच में टूट जाती थी। दवा दारू के लिए शिवरानी जी रुपए देती, वो उसे रकम को प्रेस में खर्च कर डालते। वैद्यों और हकीमों से सस्ती दवाएं लेते रहते। आराम बिल्कुल नहीं करते थे। पूरी नींद सोते नहीं थे। खाना भी मामूली किस्म का खाते। उनका जीवन ऐसा दीप था जिसकी लौ मध्यम नहीं, तेज प्रकाश देने को मजबूर थी। उस दीप में कभी पूरा तेल नहीं डाला गया। लौ हमेशा बत्ती के रेशे को जलाती रही। 1934 के बाद प्रेमचंद को लगने लगा कि अब वो 2-4 वर्ष से ज्यादा नहीं जिएंगे। इससे उनके अंदर दिन रात लिखने की भावना जोर पकड़ती गई। मंगल सूत्र के 20 पन्ने प्रेमचंद ने अपनी मृत्युशैया पर लिखे थे। उनका कहना था, मैं मजबूर हूं। जिस दिन ना लिखूं उस दिन मुझे रोटी खाने का अधिकार नहीं है। ये शब्द उनके होंठों के केवल आभूषण ही न थे, बल्कि सच थे। गोदान छपकर निकल आया था। उनकी लेखनी मंगल सूत्र पर तेजी से चल रही थी। मरते मरते प्रेमचंद इस उपन्यास को पूरा करना चाहते थे। 4 ही अध्याय लिख पाए थे। खाना हजम नहीं होता था। खून की कै करने लगे थे। पेट में पानी भर गया था। इतने पर भी काम की ललक पीछा नहीं छोड़ती थी। 8 अक्टूबर 1936 रात का पिछला पहर। प्रेमचंद ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। अभी 60 के भी नहीं हुए थे। 56 वर्ष की आयु क्या कोई लंबी आयु थी? संयोग तो देखिए, विश्व के 3 महान उपन्यासकारों प्रेमचंद, मैक्सिम गोर्की और शरद चंद्र का देहावसान उसी वर्ष हुआ।